संधि प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कौन से हैं। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में व्यंजन वर्ण 33 हैं। व्यंजन वर्णों के 3 प्रकार बताए गए हैं कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण। संस्कृत में जो स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं वो कुल 25 होते हैं। इनको भी वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, इंग। चा वर्ग, चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग, टा वर्ग के अंतर्गत आएगा ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसका दूसरा प्रकार है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। ये वर्ण भाषा में, संस्कृत भाषा में 4 होते हैं। जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन वर्ण, ये वर्ण भी संस्कृत भाषा में 4 होते हैं। श, श, स, ह। तो आइए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या है? यह वर्ण स्वर सहायेन उच्चार्यते सह व्यंजन वर्णः। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है वह व्यंजन वर्ण होता है। स्वरम बिना व्यंजनोच्चारणम संभवम न भवति। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। द्वयो व्यंजन वर्णयो तथा व्यंजन स्वरयो मध्ये या संधि भवति सा व्यंजन संधि। जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधिरपि अपि भेदाः सन्ति। व्यंजन संधि के भी अनेक भेद बताए गए हैं। तत्र प्रमुखाः, उनमें से प्रमुख है श्चत्व संधि, दूसरा श्चत्वम संधि, तीसरा जशत्वम संधि, चौथा है चतर्वम संधि, पांचवा अनुस्वारः संधि और छठवा है लत्वम या फिर उसको परस्वर्ण संधि भी कहा गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे श्चत्वम संधि। श्चत्वम संधि में सा अथवा ता वर्गात पूर्वम उत्तरम व श अथवा ता वर्गः अस्ति चेद तदा सा वर्णः श ता वर्गः चा वर्गः भवति। यहाँ पे बताया गया है कि सा अथवा ता वर्ग यानी सा अथवा ता वर्ग के पहले, पूर्वम यानी होता है पहले, उत्तरम व यानी अथवा, तो पूर्व या उत्तर के बाद उसमें बीच में श अथवा ता वर्ग होता है तो वहाँ पर श के स्थान पर सा वर्ण हो जाता है तथा ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। इनके उदाहरण देखिए। कस प्लस चित। अब यहाँ पे कस, यहाँ पे ये स दिया हुआ है तो स के स्थान पे शा हो जाएगा और जहाँ पे ये चा दिया हुआ है चा के स्थान पे आपका ता वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे कश्चित, तो क शक्कर वाला आधा श और फिर चा और ता, कश्चित। दूसरा उदाहरण है उत धन चारणम। उत, यहाँ पे प्रथम पद के अंत में ता दिया हुआ है तो यहाँ पे आपके जो परिभाषा दी है उसमें बताया गया है कि अगर आपका ता वर्ग है तो ता वर्ग की जगह चा वर्ग हो जाएगा और अगर सा दिया है तो सा की जगह श हो जाएगा। तो पहले उदाहरण में सा के स्थान पर शा हुआ है और दूसरे उदाहरण में प्रथम पद के अंत में ता दिया हुआ है तो ता के स्थान पर चा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ, मतलब जहाँ हम संधि कर रहे हैं वहाँ पर प्रथम पद के अंत में भी व्यंजन वर्ण है और उत्तर पद के अंत में भी व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है और वहाँ परिवर्तन होता है तो व्यंजन संधि होती है। तो उत, अब यहाँ पे देखिए उत, यहाँ पे ता वर्ग अगर हम देखते हैं तो ता, ता, था, दा, धा, न होता है।
तो यहाँ पे ता वर्ग अगर है तो ता वर्ग का वहाँ के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब हम संधि करते हैं तो आधा त है ये, उसकी जगह पे आधा चा हो जाता है, तो हमारा बन जाता है उच्चारणम। तीसरा है उद धन ज्वलह। अब यहाँ पे ये द जो दिया है आपका, तो द जो आपका ता वर्ग है, ता वर्ग का तीसरा वर्ण यानी तीसरा अक्षर है द, तो उसकी स्थान पर हमारा चा वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा होता है, तो द के स्थान पर जा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका उद धन ज्वलह को संधि करने पर आपका उज्ज्वलह होगा। चौथा उदाहरण है इसका सत धन चित। अब यहाँ पे आपका त दिया हुआ है, ये त जो है ता वर्ग का पहला अक्षर है ता, तो ता वर्ग चा वर्ग में परिवर्तित होता है, इसीलिए चा वर्ग का पहला अक्षर चा आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें संधि करने पे हमारा जो वर्ण है वो जिस नंबर पे होगा तो दूसरा जो चा वर्ग है वो भी उसी नंबर का आएगा। तो ता जो है हमारा पहला वर्ण है, उसके स्थान पर चा वर्ग का पहला चा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका आ जाएगा सच्चित। चूंकि ये ता में हलंत है, इनमें हलंत लगी हुई है, तो ये जो है आधे व्यंजन है, जब हम इसको संधि करते हैं तो इनको आधा लिखा जाता है। व्यंजन संधि का दूसरा प्रकार है श्रुत्वम संधि। स व ता वर्गेति पूर्वे उत्तरे व शा व टा वर्ग स्यात् तदा सा वर्ण श और ता वर्ग टा वर्ग भवति। इसका मतलब हुआ कि सा अथवा ता वर्ग मतलब पूरा ता वर्ग, जहां हमने अभी पहले पढ़ा था कि या तो हमारा सा होगा या फिर ता वर्ग होगा। ता वर्ग मतलब पूरा त थ द ध न के पहले या बाद में, फिर षटकोण वाला श व टा वर्ग या फिर षटकोण वाला शा या टा वर्ग होगा, तो टा वर्ग में भी आपका आता है ट ठ ड ढ ड़। तो या तो आपका स होगा और ता वर्ग होगा, और नहीं तो श होगा और टा वर्ग होगा। तो अगर ये हैं तो हम जब संधि करते हैं तो संधि करने पर सा वर्ण के स्थान पर शा हो जाता है और ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे रामस टीकते। अब यहाँ पे रामस जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो स है, आधा स है, और उसके बाद टीकते, तो यहाँ पे टीकते लिखा हुआ है, तो स के स्थान पे षटकोण वाला हमारा सा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा रामश टीकते। दूसरा उदाहरण है इसका तत् धन टीका। अब यहाँ पे आपका त दिया हुआ है ता वर्ग, तो ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है, ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग होगा, इसीलिए यहाँ पे आपका तत् दिया हुआ है, तो तत् के स्थान पर जो है ता वर्ग का ये पहला अक्षर है, तो उसके स्थान पर टा वर्ग का पहला अक्षर ट आएगा, इसीलिए तत् धन टीका। इसका जब हम संधि करते हैं तो ये होगा तट्टीका। इसका तीसरा उदाहरण है उद धन डयनम। अब ये जो दा दिया हुआ है, ये दा ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ता वर्ग जो है वो टा वर्ग में परिवर्तित होता है, बदल जाएगा, तो टा वर्ग का तीसरा अक्षर जो है ये ड आ रहा है, तो इसलिए जब हम उद धन डयनम को संधि करते हैं तो दा के स्थान पर ड हो जाता है, तो इसका संधि होता है उड्डयनम। अगला है कृष धन नह। तो जहां पर षटकोण वाला श है वहां पर षटकोण वाला ही श रहता है, और ना के स्थान पर ना जो है वो ता वर्ग का पांचवा अक्षर है, उसके स्थान पर टा वर्ग का पांचवा अक्षर या कि ड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कृष धन नह का संधि होगा कृष्ण। अगला है पेश धन ता। अब यहाँ पे ये ता दिया हुआ है, फिर ये ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग होगा पहला, तो आपका आ जाएगा, और षटकोण वाला श आधा है तो वो वैसा ही रहेगा, तो पेश टा। अगली हमारा व्यंजन संधि का प्रकार है जशत्वम संधि। जशत्वम संधि में वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय वर्णः तस्य वर्गस्य तृतीय वर्णः भवति पदस्य अन्ते स्वर परे च। इसका मतलब हुआ कि, और ये हमारे जशत्वम संधि का जो है वो आ प्रकार है, तो इसमें होगा वर्ग का पहला
दूसरा और तीसरा वर्ण अगर आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। पद से अंते स्वरा परिचा, और जो पद के अंत में जो स्वर होता है वो उसमें लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा टा वर्ग है, टा वर्ग में टा ठा डा ढा इंगा होता है। जैसे पा वर्ग है, पा वर्ग में पा फा बा भा मा होता है। तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, यानी कि 5 अक्षर होते हैं। तो पहला, दूसरा या तीसरा कोई सा भी अगर वर्ण होता है तो संधि करने पर वहाँ पर केवल तीसरा वर्ण ही आता है। उदाहरण इसका हम जैसे देख लेते हैं, सुप धन अंतः। सुप यहाँ पे वर्ग का पहला अक्षर दिया, यानी पा वर्ग का पहला अक्षर दिया हुआ है। तो जब हम संधि करेंगे तो वहाँ पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। इसलिए जब संधि करते हैं तो पा के स्थान पर बा होगा, तो यहाँ पे का हो जाएगा सुप। अब यहाँ पे संधि जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो दूसरा पद है वहाँ पे आ स्वर है, तो आ जो है आपके पहले वाले व्यंजन से मिल जाता है। यहाँ पे पा आधा है लेकिन आ के साथ मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका बा पूरा हुआ। तो ये हो जाएगा आपका सुवंतः, यानी पा के स्थान पर पा वर्ग का तीसरा वर्ण आपका बा आया और यह आपका हो गया सुवंतः। अगला उदाहरण है इसका, षट धन एव। अब यहाँ प्रथम पद में जो हमारा दूसरा वर्ण है वो ट है, और उसके बाद वाला जो दूसरा हमारा जो शब्द है उसका पहला जो वर्ण है स्वर वर्ण वो ए है। तो ए जो है ये मात्रा में बदल जाएगा, और टा यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी टा वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ट ठ ड। तो टा के स्थान पर ड आ जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी, इसलिए आपका यहाँ पे होगा षडेव। अगला उदाहरण है, जगत धन ईशः। जगत, अब यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम अक्षर ता आ रहा है और दूसरे शब्द का जो हमारा पहला स्वर है वो ई आ रहा है। तो स्वर जो है वो मात्रा में बदल जाता है, और जो पहला अक्षर ता है वो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर होता है त थ द। तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा और ई की मात्रा लग जाएगी, इसलिए यहाँ पे होगा जगदीशः। जशत्वम संधि का दूसरा प्रकार है, वर्गस्य प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णः तृतीय वर्णः भवति। यानी वर्ग का अगर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण अगर होता है तो संधि करने पर वह तीसरा वर्ण हो जाता है। अन्ते वर्गस्य तृतीय चतुर्थ वर्ण व स्यात् तदा एषः नियम पाठ मध्ये भवति। मतलब इसके पहले हमने जैसा नियम किया था वैसा ही आपका इसमें भी होता है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी वर्ण होता है तो संधि करने पर वो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। लेकिन हमने जो पहले नियम में किया था वहाँ पर दूसरे पद का पहला अक्षर स्वर आ रहा था, और ये जो दूसरा नियम है इस दूसरे नियम में हमारे दूसरे पद में जो है पहला वर्ण व्यंजन आ रहा है। इसका उदाहरण देखेंगे, बुद्ध धन धी। तो यहाँ पे ध दिया हुआ है। अब धा जो हमारा वर्ण है वो ता वर्ग का चौथा अक्षर, चौथा वर्ण होता है त थ द ध। तो यहाँ पर भी वर्ग, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हमको लेना है, तो ध के स्थान पर द आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है। अब यहाँ पे आधा ध है और दूसरे पद में पहला कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसीलिए ये जो ध है वो आधा ध में परिवर्तित होगा, इसलिए यहाँ पे बुद्धि लिखा हुआ है। अगला हमारा है लब धन ध। लब, अब जो भा है, भा भी आपका पा वर्ग का चौथा वर्ण है, प फ ब भा। तो भा भी जो है हमारा उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि ब हो जाएगा। जब हम इसको संधि करेंगे तो ला हमने पूरा लिखा, भा चूंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, हलंत लगी है, इसलिए हम जब बदलेंगे इसको शब्द के बीच में आएगा तो आधा ब हो जाएगा और फिर ध, तो ये हो गया आपका लब्ध। अगला उदाहरण है इसका, आरभ धन धम। भा जो आपका है ये भी आपका पा वर्ग का चौथा वर्ण है। तो पा वर्ग के चौथे वर्ण के स्थान पर पा वर्ग का ही तीसरा वर्ण आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आरब्धम। अगला उदाहरण है दिक धन गजह। ये का वर्ग का पहला आपका वर्ण है, का वर्ग का पहला वर्ण दिया हुआ है इसमें, तो हमें यहाँ पर भी संधि करने के लिए का वर्ग का ही तीसरा वर्ण यानी कि ग लेना होगा। तो क के स्थान पर ग आएगा,
चूंकि दूसरे पद पे आपका कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए जो आधा ग है वो आधा ग में परिवर्तित होगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दिग्गजः। अगला उदाहरण है दुग्धन धम। अब यहाँ पे घ भी जो आपका है वो का वर्ग का चौथा अक्षर है, तो यहाँ पर भी चौथा अक्षर जो है वो आपके तीसरे अक्षर यानी कि तीसरे वर्ण में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दु और घ के स्थान पे ग और फिर धम, तो ये बन गया आपका दुग्धम। व्यंजन संधि का अगला प्रकार है चतुर्वम संधि। वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः वर्णः तस्य वर्गस्य प्रथम वर्णः भवति। इसका नियम दिया है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी अगर वर्ण होता है तो वहाँ पर उस वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्णः भवति यानी कि पहला वर्ण हो जाता है। अन्ते यदि प्रथम, द्वितीय तथा, मतलब अंत में अगर पहला या दूसरा वर्ण हो तथा श, स, स इति वर्णः, अगर स, श और सा होंगे तो ये पहला वर्ण हो जाएगा। सद धन कारः, यहाँ पे द दिया हुआ है, द जो आपका है ये आपके ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इस संधि में नियम है कि अगर आपका दा है तो यहाँ पे तीसरा का पहला हो जाता है, तो द के स्थान पे ता वर्ग का पहला यानी कि ता हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सद धन कारः, द के स्थान पे ता आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सत्कारः। उद धन पन्नः, अब ये द आपका जो दिया हुआ है ये द भी आपका ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, उसके स्थान पर ता वर्ग का पहला अक्षर यानी कि ता हो जाएगा, तो दा के स्थान पे ता होगा, तो उत्पन्नः। फिर यहाँ पे दिया हुआ है तद धन परः द, यहाँ पे भी द आपका तीसरा वर्ण है ता वर्ग का, उसके स्थान पर ता हो जाएगा, तो ये होगा आपका तद धन परः बराबर तत्परः। अगला जो दिया है दिग्धन पालः। दिग्धन पालः, यहाँ पे गा जो है का वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसके स्थान पर इसी वर्ग का पहला अक्षर यानी कि का होगा, तो इसका हो जाएगा दिक्पालः। चतुर्वम संधि का जो नियम बताया गया वो यही है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अगर ये वर्ण होते हैं और उनके आगे किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या फिर शा या शा होता है, तो कोई भी वर्ण आए पूर्व में आने पर वहाँ पे पहला वर्ण ही होगा। मतलब इसमें आपके अगर दूसरे में सिर्फ पहला या दूसरा पद का प्रथम जो वर्ण है वो अगर पहला या दूसरा होगा तो आपके पहले पद के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण आए उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण होता है। अगला है अनुस्वार है। अनुस्वार शब्दस्य अंतिम माकारांत परम कोऽपि व्यंजनः वर्णः स्यात्। शब्द के अंत में स्थित म के बाद कोई व्यंजन आए, मकरांत यानी होता है कि म कोई व्यंजन आए तो माँ वर्णम अनुस्वारा भवति, जो माँ है वो अनुस्वार यानी कि बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। किंतु अन्ते यदि स्वरः अस्ति, किंतु उसके अंत में अगर कोई स्वर हो तदा एषः नियम न युक्त भवति, अगर उसके अंत में अगर कोई स्वर होगा तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि स्वर और व्यंजन की जब संधि होती है तो जो स्वर है वो व्यंजन में आके मात्रा में बदल जाता है। तो अगर प्रथम पद के अंत में माँ है और दूसरे पद में अगर व्यंजन है तब आपका जो माँ है वो अम्म में बदल जाता है, और अगर उसके बाद अगर कोई स्वर है तो ये नियम लागू नहीं होता। इसका उदाहरण है सत्यम धन वद। अब यहाँ पे सत्यम माँ है, आपका माँ को मकारांत बताया गया है इसमें, तो माँ और यहाँ पे वद लिखा हुआ है, वद जो है ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर संधि करने पर जो माँ है वो अनुस्वार में यानी कि अम्म की बिंदी में बदल गया, इसलिए यहाँ पे सत्यम वद। इसी प्रकार है कार्यम धन कुरु, तो कार्यम जो माँ है वो अनुस्वार में बदल गया और ये कुरु। हरिम वंदे, हरिम यहाँ पे माँ जी ये भी आपका अनुस्वार में बदल गया, तो यहाँ पे हो गया आपका हरिम वंदे। व्यंजन संधि का अगला जो प्रकार है वो है लत्वम या परस्वर्ण संधि। यदि ता वर्गस्य पश्चात ला वर्णस्य प्रयोगः भवति, यदि ता वर्ग जो कि अभी मैंने कई बार आपको बताया है कि ता था दा धा ना, ये कहलाता है ता वर्ग। ता वर्ग के पश्चात अगर
ला वर्गस्य प्रयोग भवति, यानी ला वर्ग का प्रयोग होता है, तदा तो ता वर्गस्य स्थाने, यानी ता वर्ग के स्थान पर ला वर्ण हो जाता है। मतलब ता वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो, उन सब के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ता धन ल, इसका भी संधि करेंगे तो ल हो जाएगा। था धन ला, इसका भी संधि करते हैं तो ला होगा। मतलब ता वर्ग जो आपके दिए हुए हैं, ये ता था द न, तो ये ता था दा धा ना, ये जो दिए हुए हैं, ये ला के साथ अगर संधि होते हैं तो यहाँ पर संधि होने पर ये ला ही हो जाते हैं। इसके उदाहरण है विपद धन लीनः, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विप। अब यहाँ पे द जो दिया हुआ है, यहाँ पे द है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर दा है और दूसरे पद का अंतिम पहला अक्षर ल है। तो यहाँ पे ये द जो है ये आपका ता वर्ग है और जो दूसरा पद है वहाँ पे ल है। तो जब हम संधि करेंगे तो ये भी ल हो जाएगा, इसलिए इसका होगा विपल्लीनः। जैसे महान धन लाभः, तो यहाँ पे महान ना दिया हुआ है, ना का भी ला हो जाएगा, तो महान लाभ। तत् धन लीनः, अब यहाँ पे ये ता है लेकिन उसके दूसरे पद में पहला अक्षर ल दिया हुआ है, तो पहला जो ता वर्ग का वो भी ल हो जाएगा, इसलिए हो गया तल्लीनः। और उत धन लासः, यहाँ पे ला दिया हुआ है दूसरे शब्द का, इसलिए पहला पद भी ला में हो जाएगा, पहले पद का अंतिम वर्ण ला हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा उल्लासः। ये थी हमारी व्यंजन संधि।